Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is mass attached to a spring system. ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। हम 3 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इट्स फार्मूलास, किन चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है यही टॉपिक, इसी को डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी यू नो, लेट्स सपोज दिस इज अ स्प्रिंग which is whose one end is attached to a fixed support and the other end is attached with a mass m, which is placed on a frictionless horizontal surface. This position is called mean position, या mean position is also called equilibrium position. वो position होता है जहां पर instantaneous displacement किस चीज के बराबर होता है, 0. It means the net force at this position on a mass m which is attached to the spring system is 0. No such position is called mean position, या mean position is also called equilibrium position. वो position जिस पर displacement, instantaneous displacement of the oscillator is 0, the net force is how much, 0. Now अगर मैं इस पर force F apply करूं, let's suppose ये हमने force F apply किया, apply force, तो ये जो हमारे पास mass spring system and spring is extend according to Hooke's law, the extension or compression of a spring is directly proportional to restoring force. Greater the restoring force या greater the applied force, greater will be the extension and vice versa. ये जो mass spring system है, अगर देखा जाए spring extend हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक maximum displacement कवर हुआ x0. अब अगर ये applied force है, ये स्टूडेंट हमारे पास है restoring force. Restoring force is toward mean position, applied force is away the mean position. ये mass spring system यहाँ पर आ जाएगा, होना चाहिए कि यहाँ पर stop हो जाए, लेकिन due to inertia it will compress. And due to elasticity, अगर देखा ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये अगर देखा जाए स्टूडेंट मीन पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास स्टूडेंट दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये ऑसिलेटर या मास स्प्रिंग सिस्टम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाता है, एक्सट्रीम से मीन तक आता है, मीन से एक्सट्रीम तक आता है और एक्सट्रीम से मीन तक आ जाता है। तो इसका मतलब है ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। Student, already you know that for SHM there are 2 conditions. The body must perform oscillatory motion and the acceleration is directly proportional to displacement. Such type of motion is known as simple harmonic motion. So एक condition satisfy कर रहा है कि mass spring system perform oscillatory motion. Second condition already हम proof की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल already हम student ये जानते हैं कि हमारे पास जो force है, restoring force है, उसका फार्मूला हमारे पास है already you know minus k into x according to Hooke's law. The restoring force in mass spring system is equal to minus kx और जो applied force होगा वो kx के बराबर होगा। यहाँ पर अगर मैं f की जगह पुट कर लूं mn, तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा minus k into x। नेगेटिव साइन ऑलरेडी नो स्टूडेंट क्या बता रहा है, restoring force बता रहा है, whose direction is always toward mean position। यहाँ पर मास कांस्टेंट है, मास को मैंने ड्यूरिंग मोशन चेंज नहीं किया, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a is equal to minus k भी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको कहते हैं, और ये जो m है ये भी मैंने यहाँ पर पुट किया, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये है x। तो स्टूडेंट k भी जो है हमारे पास कांस्टेंट है, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया जा रहा है, और m भी कांस्टेंट है। ड्यूरिंग मोशन मैंने मास को चेंज नहीं किया, न तो मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज किया। स्टूडेंट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ये किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट k डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस मींस नेचर से कि स्प्रिंग कौन से नेचर वाले मटेरियल से बना हुआ है। इसके अलावा a पे डिपेंड करता है, इसके अलावा l पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है द स्प्रिंग कांस्टेंट k डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 नेचर, नंबर 2 it depend upon dimension, डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है और नेचर पर भी डिपेंड करता है। और ये जो हमारे पास नेचर और डायमेंशन 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है।
k is equal to gamma a divided by l। ये स्टूडेंट हमने ऑलरेडी तफसील से इससे पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है तफसील से। अगर कोई स्टूडेंट नया स्टूडेंट है और इस लेक्चर को देख रहा है तो उसको चाहिए कि वो फर्स्ट 2 लेक्चर को मस्ट देखे ताकि उसको k के बारे में पता चले। नाउ अब स्टूडेंट k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो अगर k भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं, याद रखें ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कहलाता है, इक्वेशन ऑफ SHM फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो है a is equal to minus k by m into x। What is k? Spring constant. What is m? Where m is mass which is attached to the spring and x is extension, a is acceleration। Negative sign shows that acceleration is always toward mean position। Now student मैं यहाँ से कह सकता हूँ k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। अगर देखा जाए k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। सर ये ओमेगा स्क्वायर क्यों है, ओमेगा क्यों नहीं? याद रखिए डायमेंशनली k बाय m का जो डायमेंशन है वो ओमेगा के बराबर नहीं आ रहा, बल्कि k बाय m का जो डायमेंशन है वो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर के। Therefore the constant k by m is equal to omega square। So the students, now this is also written as a is equal to minus omega square into constant। In mass spring system, remember student, the omega square is equal to k by m, या omega is equal to under the root k divided by m। Omega square constant, so this means कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। यहां से स्टूडेंट मैंने प्रूव भी किया कि मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब है अगर एमसीक्यू में आता है कि मास स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ बॉडी व्हिच मूव इन अ सर्कल, say the horizontal circle its projection in the circle diameter perform simple harmonic motion, which option is the correct option? Your answer should be all options are the correct option। तमाम options हमारे पास जो है वो correct options है। Now student यहाँ से अगर देखा जाए this is हमारे पास जो projection का केस होगा या general equation of SHM, इसको student हम general equation कहते हैं SHM का। ये general equation है किस चीज का? equation of SHM। ये स्टूडेंट स्पेसिफिक इक्वेशन है फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम, a is equal to minus k divided by m into x। So the students, now यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास जो एक्सेलरेशन है। कैन आई राइट स्टूडेंट a is equal to minus k divided by m into x। स्टूडेंट एक मीन पोजीशन होता है और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन होता है। यहां पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स हमारे पास ये अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है स्टूडेंट और ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन। एक मीन पोजीशन होता है स्टूडेंट्स और दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन होता है और दूसरा राइट एक्सट्रीम पोजीशन होता है। कोई भी ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसका एक मीन पोजीशन होता है और दो उसके एक्सट्रीम पोजीशन कहलाते हैं। अब अगर स्टूडेंट हम एक्सेलरेशन की बात करें, रिमेंबर स्टूडेंट दोबारा कह रहा हूं, हर लेक्चर में रिवाइज कर रहा हूं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट ये जो एक्सेलरेशन है इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि the acceleration a is independent of k and m। acceleration only depend upon x। MCQ में के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब अगर स्टूडेंट एक होता है मीन पोजीशन, से स्टूडेंट ये मीन पोजीशन है जहां पर x क्या होता है 0। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? यहां पर x की जगह 0 पुट करें तो आप कहेंगे कि मीन पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स वो किस चीज के बराबर होगा? 0 के बराबर। जो भी ऑसिलेटर स्टूडेंट्स ऑसिलेशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, मीन पोजीशन पर अगर ऑसिलेटर आता है तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन हमेशा के लिए ऑलवेज 0 के बराबर होगा। सही ना?
आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है if an oscillator oscillates at acceleration will be 0, option A at left extreme, option B right extreme, option C mean position, none of these. Your answer should be option number x is equal to 0, mean position. सही है स्टूडेंट? अगर देखें मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि x is equal to प्लस एक्स नॉट, प्लस और माइनस जस्ट आपको लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पोजीशन बता रहे हैं। अगर मैं इसको चलो लेफ्ट में माइनस एक्स नॉट ले रहा हूं, सो जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा a इज इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाय m, और स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा x नॉट। दिस विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसको मैंने a नॉट का नाम दे दिया। अगर आपसे कहा जाए कि a mass spring system oscillates, acceleration is maximum at which position? Your answer should be at extreme position, which is equal to minus k by m into x naught. अगर आप maximum acceleration को फाइंड करना चाहते हैं, so the maximum acceleration of the mass spring system at extreme position, if three parameters are given, k is given, m is given, or x naught. Student remember, acceleration only depend upon, यहाँ पर k भी constant है during motion। मैंने अगर देखा जाए spring के नेचर को भी चेंज नहीं किया, अगर देखा जाए उसके डायमेंशन को भी चेंज नहीं किया, तो k कांस्टेंट है। जो मास मैंने m अटैच किया हुआ है उसको भी मैं चेंज नहीं कर रहा। अगर देखा जाए एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड पर। स्टूडेंट ये जो साइड है ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पर भी जो x है ये हमारे पास है से प्लस x नॉट। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर लूंगा x नॉट, सो ये हो जाएगा माइनस k डिवाइडेड बाय m इनटू x नॉट। अगर देखा जाए वन इज लेफ्ट एंड द सेकंड इज राइट, दोनों साइड्स पर एक्सट्रीम पोजीशन पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए k by m into x naught, सही ना? और यहाँ पर भी k by m into x naught। नेगेटिव साइन ऑलरेडी स्टूडेंट्स यू नो कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। अब स्टूडेंट्स हम इंटरेस्टेड है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है यहाँ पर याद है कि स्टूडेंट्स अगर देखें, अगर मैं बार बार स्प्रिंग को चेंज कर रहा हूँ, सही ना? अगर मैं स्प्रिंग के नेचर को चेंज कर रहा हूँ तो स्प्रिंग के नेचर के चेंज होने से k की वैल्यू चेंज होगी, और जब k की वैल्यू चेंज होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज होगा। अगर मैं स्प्रिंग के डायमेंशंस को चेंज कर रहा हूँ, उसके लेंथ को कम ज्यादा कर रहा हूँ, उसके डायमेंशन क्रॉस सेक्शन एरिया कभी थिन ले रहा हूँ कभी थिक ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन फिर हमारे पास k पे डिपेंड करेगा अगर मैं m को कांस्टेंट ले लूं। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स k को कांस्टेंट ले लूं, x नॉट को भी और मास को चेंज करूं, तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो होगा वो हमारे पास चेंज होगा। नाउ स्टूडेंट्स ऑलरेडी यू नो कि ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है अंडर द रूट अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह k डिवाइडेड बाय m। अगर हम बात करें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की, यहां से स्टूडेंट हम कह सकते हैं ये जो कांस्टेंट है ओमेगा है, मैं यहां से स्टूडेंट कह सकता हूं कि द ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ k एंड m। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर हम एक वक्त में एक पैरामीटर को कांस्टेंट ले लें तो फिर ओमेगा is directly proportional to spring constant, लेकिन शर्त है कि m is constant। अगर m को हम कांस्टेंट लेते हैं तो इसका मतलब है कांस्टेंट। अगर मैं k को चेंज कर रहा हूं, k को किस तरह चेंज कर सकते हैं? इन तीन पैरामीटर को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो k चेंज होगा। जब k चेंज होगा तो ये जो कांस्टेंट है ओमेगा होगा वो हमारे पास चेंज होगा। इसका मतलब है हार्ड स्प्रिंग के लिए k जो ओमेगा होगा वो कुछ और होगा। अगर मैं मास को कांस्टेंट ले लूं और जो सॉफ्ट स्प्रिंग है उसके लिए k की वैल्यू कुछ और होगी। यहां से स्टूडेंट कह सकता हूं कि ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट k1 डिवाइडेड बाय k2। अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास दो मास स्प्रिंग सिस्टम है which oscillates, same mass is attached, different springs, दो different springs है और दोनों के जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स है वो आपको दिए जाए तो आप अपनी लिए ओमेगा 1 रेशो ओमेगा 2 which is called angular frequency आप अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट यहां से मैं कह सकता हूं कि ओमेगा is inversely proportional to m, लेकिन शर्त है कि if k is constant।
अगर हम k को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें। इसका मतलब है एक मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, मैं मास को बार बार चेंज कर रहा हूं, तो ओमेगा जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जा रहा है वो भी हमारे पास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। नाउ कैन आई राइट कि ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट m2 डिवाइडेड बाय m1, m2 डिवाइडेड बाय m1। अगर आपको दो मासेस दिए जाएं, डिफरेंट मासेस हैं, सेम स्प्रिंग्स, दो सेम स्प्रिंग्स हैं जिनका नेचर भी सेम है और जिनके डायमेंशन भी सेम है, उनके साथ डिफरेंट मासेस अटैच है, what will be the ratio of the angular frequencies, just putting value you will get answer। So the students, now यहां से हम अपने लिए फाइंड करे जा रहे हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास है टाइम पीरियड t is equal to 2 pi divided by omega। दिस इज द जनरल फार्मूला। ओमेगा आपको गिवन है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि t is equal to 2 pi divided by omega। ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट k pi, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m by k। This is the formula of the time period of mass spring system। The mass spring system time period formula अक्सर MCQ में आता है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि the time period of the mass spring system depend upon two factors। One is the mass m which is attached to a spring and the second is the spring constant k। spring constant k को चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज होगा। अब अगर देखा जाए k हमारे पास तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, a पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है और गामा पे डिपेंड करता है। नाउ और यहां से हम कह सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप कहेंगे कि सर द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नो कैन आई राइट फ्रॉम हियर कि द फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, यहां पर पुट करें सो यू विल गेट 1/2 पाई अंडर द रूट ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय m। दिस इज the formula of the mass spring system which oscillate horizontally। See the frequency depend upon two parameters, one is spring constant k and the second is mass m। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको कहूँ फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड, अगर मैं एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, अगर मैं मास को अटैच करता हूँ और मास को 4 टाइम इंक्रीज करता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज नहीं कर रहा, what will be the time period, इधर आ जाएगा 4। सो इसका मतलब है द टाइम पीरियड विल बिकम डबल। टाइम पीरियड अगर डबल हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम हाफ। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसका मतलब मास के चेंज होने से हमारे पास टाइम पीरियड चेंज होगा। जो मास m है अगर उसको मैं 4 टाइम इंक्रीज करता हूं और स्प्रिंग कांस्टेंट k को नहीं चेंज रहा, मतलब ना तो स्प्रिंग के नेचर को चेंज कर रहा हूं ना उसके डायमेंशन को चेंज कर रहा हूं, सिर्फ मैं ओनली मास को इंक्रीज कर रहा हूं 4 टाइम, तो मास के इंक्रीज होने से 4 टाइम के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। अगर टाइम पीरियड डबल हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम हाफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड t is equal to 2 pi under root m by k और फ्रीक्वेंसी in mass spring system when oscillate horizontally 1/2 pi under root k by m। यहां से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर आपसे कहा जाए कि टाइम पीरियड t is equal to, और अक्सर इसी से रिलेटेड MCQ आते हैं, अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है कि f is equal to 1/2 pi अंडर द रूट k डिवाइडेड बाय m। स्टूडेंट इसी से रिलेटेड बार बार MCQ आते हैं। कॉम्प्लेक्स MCQ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आसान MCQs करें, टेस्ट इंतहाई आसान होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास if mass m is given, spring constant k is given, pi already you know what is the time period, just putting value and solve। spring constant k is given, mass m is given। अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो आप लोग अपने लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। जिसका मतलब मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम, अगर देखा जाए हमारे पास 3 चीजों पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। नंबर 1 डिपेंड करता है मास m which is attached to the spring or spring constant। स्टूडेंट अगर मैं कहूं कि if the mass become
डबल। अगर मास को मैं 2 टाइम इंक्रीज करता हूं एंड जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो रिमेन कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज नहीं कर रहा, तो जो टाइम पीरियड होगा वो न्यू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू डबल। सो आप कहेंगे कि सर न्यू टाइम पीरियड इज √2 टाइम ऑफ द ओल्ड टाइम पीरियड, या √2 बराबर है हमारे पास 1.4 के बराबर है। तो अगर टाइम पीरियड ये हो जाता है तो स्टूडेंट आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास f डिवाइडेड बाय √2, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 0.07 into f, और इसको लिखा जा सकता है 1.4t। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रिमेंबर स्टूडेंट जो टाइम पीरियड हमने स्टार्ट में लिखा था k इज इक्वल टू गामा a डिवाइडेड बाय l, k इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, सॉरी गामा ना, यंग मॉडुलस a डिवाइडेड बाय l। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इफ मैं अब स्प्रिंग k को चेंज कर रहा हूं, अगर मैं k को चेंज करूं तो k के और मास को रिमेन कांस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ k is increased 4 times and mass m which is attached to a spring is remain same, what will be the frequency? तो आप कहेंगे कि the new frequency is equal to, अगर k को 4 टाइम इंक्रीज किया जाए so √4 2 के बराबर होता है, so the frequency will become double, the frequency will become double and time period will become half. Why? Because there is inverse relation between time period and frequency. Time period और frequency के दरमियान inverse relation है। Students, time period और k के दरमियान inverse relation है। So फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि for example the time period t is inversely proportional to √k, लेकिन शर्त है कि if m is constant, अगर m हमारे पास क्या है वो कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड का स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो स्टूडेंट यहां से मैं कह सकता हूं हमारे पास t1 डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू √k2 डिवाइडेड बाय k1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आपसे कहा जा सकता है एमसीक्यू में कि हमारे पास दो मास स्प्रिंग सिस्टम्स है, सही ना, टू मास स्प्रिंग सिस्टम, two mass spring system, two mass spring system, दो mass spring system है, system perform SHM, the masses ratio is 1:1, मतलब same mass is attached है, लेकिन the spring constant ratio K1:K2 is equal to 2:1। फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, नो t1:t2 इज इक्वल टू √k2/k1। सो स्टूडेंट ये हो जाएगा k2 1 के बराबर है और ये हो जाएगा √2। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछूं सो आप कहेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट k, लेकिन शर्त है कि if m is constant, अगर हम m को क्या ले लें कांस्टेंट। अगर यही एमसीक्यू में रिवाइज करूं, अगर मैं कहूं द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विल बी इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाय k2। स्टूडेंट आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यही एमसीक्यू जो है हम रिवाइज कर रहे हैं कि टू मास स्प्रिंग सिस्टम्स, दो मास स्प्रिंग सिस्टम्स है, परफॉर्म SHM, दो मास स्प्रिंग सिस्टम है SHM परफॉर्म कर रहे हैं जिनके साथ मासेस अटैच है m1:m2 is 1:1 and the spring constant K1:K2 is equal to 3:2. What will be the ratio of their frequency? So your answer should be √K1:√K2. So ये हो जाएगा √3:√2। सही है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये जो टाइम पीरियड है
टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू के, टाइम पीरियड का के के साथ इनवर्स रिलेशन है इफ m इज कांस्टेंट। अगर मैं k को चेंज करूं तो k को या तो उसका नेचर चेंज करूंगा या एरिया चेंज करूंगा या थिन स्प्रिंग लूंगा या थिक स्प्रिंग लूंगा। इसका मतलब है थिन या थिक स्प्रिंग से k की वैल्यू चेंज और k की वैल्यू चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज। अगर टाइम पीरियड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी आल्सो चेंज, फ्रीक्वेंसी भी जो है होगी वो चेंज होगी। अब स्टूडेंट से दिस इज इक्वेशन 1, इसको समझने की कोशिश करें। और स्प्रिंग कांस्टेंट k का इनवर्स रिलेशन है किस चीज के साथ? लेंथ के साथ। तो फिर हम कह सकते हैं k का l के साथ इनवर्स रिलेशन है और d का k के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि the time period of the mass spring system is directly proportional to the length of the mass spring system। सही है स्टूडेंट, लेंथ को बढ़ाने से, अगर मैं स्प्रिंग के लेंथ को बढ़ाता हूं तो लेंथ के बढ़ाने से जो टाइम पीरियड होगा वो बढ़ेगा। मोर टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड का और हमारे पास जो वो है लेंथ, उसके दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं a mass spring system perform simple harmonic motion if the spring length is double, same mass is attached, length is double, time period will become, if time period will be increased under root 2 time. If the spring length is increased 4 times and same mass is attached, which performs simple harmonic motion, if length is double, the time period, the length is increased 4 times, so the time period will be डबल। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। तो याद रखें, लेंथ के स्प्रिंग के लेंथ को इंक्रीज करने से, अगर मैं लेंथ को डबल करता हूं, टाइम पीरियड जब हमारे पास अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, यहां से और टाइम पीरियड का हमारे पास मास के साथ कौन सा रिलेशन है? मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो फिर मैं स्टूडेंट कह सकता हूं यहां से कि टाइम पीरियड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into n। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा है, मास m है, लेंथ l है। अगर मैं मास को भी डबल करता हूं और लेंथ को भी डबल करता हूं, देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी, ये भी डबल, ये भी डबल, डबल इनटू डबल 4 और अंडर 4 किसके बराबर होता है? वो 2k। तो द टाइम पीरियड विल बी डबल। टाइम पीरियड क्या हो जाता है? वो हमारे पास डबल। अगर मैं मास m को भी डबल करता हूं और जो स्प्रिंग है उसके मैं नेचर को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ उसके लेंथ को मैं क्या कर रहा हूं? डबल कर रहा हूं। नेचर इज रिमेन सेम, सो इट्स टाइम पीरियड विल बिकम टाइम पीरियड उसका क्या हो जाएगा? डबल। हाउ? अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल एमसीक्यू आता है कि a mass spring system perform simple harmonic motion if a mass m is replaced by 2m and length is increased by 2 times, the new time period will be, so याद रखें, मास को भी डबल करता हूं, लेंथ को भी डबल करता हूं, 2 into 2 4, under 4 is 2, so the new time period will be double। और अगर टाइम पीरियड डबल हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट क्या हो जाती है? हाफ। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो लेंथ के कम ज्यादा होने से, उसके लेंथ को कम करने से या ज्यादा करने से हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होती है। तो इन पैरामीटर्स के बारे में हमें जो है पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर एक एमसीक्यू डिस्कस करूं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग्स है। कितने स्प्रिंग्स है? 2 स्प्रिंग्स है। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास 2 स्प्रिंग्स है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट लेट्स सपोज ये है m1 और ये हमारे पास है लेट्स सपोज m2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 और इसका है स्प्रिंग कांस्टेंट k2। It oscillates and perform simple harmonic motion. What will be the time period and what will be the frequency? आप लोग इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दें। इसका मतलब है अगर स्प्रिंग्स को 2 स्प्रिंग्स है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, पैरेलल में है, तो इन पैरेलल द नेट स्प्रिंग कांस्टेंट k is equal to k1 plus k2. What will be the time period? T is equal to 2 pi under root m divided by k. k किसके बराबर होगा? k1 plus k2 के बराबर होगा। This will be a time period. सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी f,
is equal to 1/2 pi under the root। अब देखिए अगर स्प्रिंग्स को हम पैरेलल में अटैच करते हैं तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है k increase, so time period will be decreased and frequency will be increased, k1 plus k2 divided by m। now अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल एक मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है जो कि ऑसिलेशन कर रहा है, लेट्स सपोज दो स्प्रिंग्स है, ये मैंने एक स्प्रिंग ले लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 और इसके साथ ये मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसके साथ में सीरीज में दूसरा स्प्रिंग लगा रहा हूं, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है कि नेट स्प्रिंग कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो ये हो जाएगा 2k प्रोडक्ट k1 k2 divided by k1 plus k2। what will be the time period, what will be the frequency, so याद रखिए स्टूडेंट्स यहां पर हो जाएगा t is equal to 2 pi under root m divided by k, k तो बराबर है किस चीज के बराबर है, k1 k2 divided by k1 plus k2 और फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल है, तो इन बातों का हमें पता होना चाहिए कि किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी k पर डिपेंड करती है। हाँ स्टूडेंट्स, vertical oscillation of mass spring system, now what will be the formula of time period and frequency, now this is a weight w, weight is acting downward, now remember students the weight is directly proportional to extension, यहाँ पर weight और extension का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, मतलब है कि the restoring force is equal to minus weights। now या रिस्टोरिंग फोर्स हम कह सकते हैं वेट बराबर है किस चीज के, mg, सो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास kx is equal to m into g, नेगेटिव साइन ऑलरेडी यू नो, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k divided by m, ये इधर आ जाएगा, is equal to g divided by x। now the time period formula will become t is equal to 2 pi under the root m divided by k, this is for horizontal mass spring system, replace m by k, तो इसको रेसिप्रोकल कर लें, सो ये हो जाएगा the time period formula, यहाँ से time period का फार्मूला बन जाएगा t is equal to 2 pi under the root, ये है k by m g by l, तो अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये हो जाएगा x divided by g, what is x, where x is extension, x is extension, ये जो x है ये extension है, इसका मतलब है इसको याद करने का एक आसान जैसे तरीका, जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है t is equal to 2 pi under root l by g, और अगर मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकली, सो t is equal to 2 pi under the root x divided by g, ये जो x है स्टूडेंट ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है, where x is extension, where x is extension। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, टाइम पीरियड, या दिस इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखूं स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे कि f is equal to 1 by t, solve and put in value, so we will get this is equal to 1 divided by 2 pi under the root g divided by x, this is the formula of the mass attached to a spring system when oscillate vertically, so ये हमारे पास जो है फार्मूला है। नाउ स्टूडेंट एक दो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम को वाइंड अप करते हैं। नाउ अगर हमसे कहा जाए कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अ मास स्प्रिंग सिस्टम oscillates, a mass m and a spring constant is say k, let's suppose its formula of time period t is equal to 2 pi under the root m divided by k, if spring is cut into two halves, say into two halves,
and same mass M is attached, then time period formula will be या new time period will be, now spring constant K का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, ऑलरेडी यू नो। अगर मैं यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग जो है हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो याद रखें इसका जो K की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल। क्यों? क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ऑलरेडी मैंने बताया है। तो लेंथ को हाफ करने से K की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल। और जब K की वैल्यू डबल होगी नो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर देखा K मोर टाइम पीरियड डिक्रीज। यहां से मैं कह सकता हूं द न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट, ये जो हमारे पास K2 होगा ये डबल हो जाएगा क्योंकि लेंथ हाफ, तो जब लेंथ हाफ हो जाएगा तो K की वैल्यू डबल हो जाएगी, से हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 2 into K। मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू, इसको अगर बाहर निकाल लें सो दिस विल बी 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाय K। न्यू टाइम पीरियड विल बी T डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि द न्यू टाइम पीरियड इज 0.707 टाइम ऑफ ओल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज, टाइम पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी अंडर रूट 2 टाइम ऑफ f। न्यू जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखें, बात स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस फार्मूले में जो है सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट है और मास m है। सीधा लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को K की हिस्ट्री पता है तो K की हिस्ट्री क्या है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ K इज यंग मॉडुलस एरिया और डिवाइडेड बाय L। अगर मैं लेंथ को भी नहीं छेड़ रहा, यंग मॉडुलस को भी नहीं छेड़ रहा, लेकिन अगर मैं स्प्रिंग ले रहा हूं कभी थिन कभी थिक, तो अगर मैं थिन के बजाय थिक ले लेता हूं, एरिया ज्यादा K की वैल्यू ज्यादा, K की वैल्यू ज्यादा, टाइम पीरियड विल रिड्यूस। टाइम पीरियड क्या हो जाता है, रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो इसका मतलब है अगर आप थिन या थिक स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं, लेंथ को कम ज्यादा करते हैं, नेचर को चेंज करते हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट K चेंज, और जब स्प्रिंग कांस्टेंट K चेंज टाइम पीरियड चेंज, और टाइम पीरियड चेंज फ्रीक्वेंसी चेंज, या फ्रीक्वेंसी चेंज टाइम पीरियड चेंज। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू स्टूडेंट आ सकते हैं पेपर में, सो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट जो है मैसेज है, इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि स्टूडेंट्स हमारे जो फ्रेश पोस्ट मैट्रिक के क्लासेस है, पोस्ट मैट्रिक जो पोस्ट मैट्रिक के क्लासेस है वो हमारे शुरू हो रहे हैं 25 मई से। 25 मई से हफ्ते के दिन से शुरू हो रहे हैं, और हम जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं उन स्टूडेंट को जिनके मार्क्स 9th क्लास में 500 से ज्यादा है, 500 से अबव मार्क्स जिनके हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारा टोटल फीस जो है वो है 40,000। आप लोग जिनके मार्क्स आप लोग जो है 9 के DMC लाइन, क्योंकि 10 का रिजल्ट तो अभी नहीं आया, आप लोग जो है आपको 50% ऑफ होगा। हमारे जो क्लासेस है वो सैटरडे से शुरू हो रहे हैं, 25 मई से शुरू हो रहे हैं। अगर सुबह 7 से जो है 11 बजे तक, इसमें हम 4 सब्जेक्ट जो है आपको क्लियर कराएंगे। आने वाला जो एग्जाम है वो SLO बेस्ड है। अभी तो ये जो एग्जाम फर्स्ट एंड सेकंड का आज पहले जो पेपर था सीधा फिजिक्स था, ये SLO बेस्ड नहीं था, लेकिन आने वाला जो एग्जाम होगा वो SLO बेस्ड होगा। सो वी विल ट्राई इंशाल्लाह 100% कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स है, केमिस्ट्री का जो है असिम जान, प्रोफेसर असिम जान साहब है, वो जो है एडवर्ड कॉलेज में है, फिजिक्स में खुद पढ़ाता हूँ। अब्दुल रहमान ऑलरेडी जो आप जानते हैं, और जो बायो है वो हमारे पास है इश्तियाक साहब।
सही ना। तो वो जो है आपको बायो पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह इन 3 महीनों में 3 महीनों का कोर्स है या 3.5 मंथ का, इनमें इंशाल्लाह A to Z सही ना, विद एमसीक्यू, विद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, विद प्रॉब्लम्स, विद क्वेश्चंस वगैरह, सेलो बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह, हम आपको जो आपका कांसेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग पढ़ेंगे एकेडमी में, और फिर जब कॉलेजेस में भी पढ़ेंगे तो मरतबा इंशाल्लाह आपका कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर इंशाल्लाह आप लोग जब जाएंगे और एग्जाम देंगे फिर इंशाल्लाह आप लोग दुआ में याद रखेंगे। सही ना। अगर आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, जो भी है, तो हमारे एकेडमी का एड्रेस जो है वो है खान एकेडमी, ओल्ड बिल्डिंग, बिल्कुल मस्जिद रेल की जो पलटी है उसके साथ जो है मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट हमारी एकेडमी है। और इसके अलावा मेरा जो है नंबर भी है, यूट्यूब चैनल पर भी मैंने नंबर दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे आप लोग फायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।